यस, क्लास 8 बच्चों, भारत की खोज बस अंतिम चरण में है। उसके बाद प्रश्नोत्तर भी कराऊंगी और आपका जब भी पेपर होगा उसके 2 दिन पहले मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूँगी। ठीक है, जो भी होगा टेस्ट जो आपके शुरू होने वाले हैं। अभी ये लेसन ख़त्म करते हैं। तो लेसन में बस सिंधु घाटी की सभ्यता में चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में मैं बताऊंगी आपको। चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में तो हमने आधा से ज़्यादा पढ़ लिया था। चाणक्य की नीति क्या होती है? चाणक्य पुस्तक में चर्चित विषयों व्यापार और वाणिज्य, कानून, न्यायालय, नगर व्यवस्था आदि के बारे में बताया गया है। इसमें विधवा विवाह की मान्यता दी गई और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी मान्यता मिली, क्योंकि उसके पहले जो विधवा विवाह मान्य नहीं था। लोग उसको नहीं मानते थे कि का विवाह हो। तलाक की भी मान्यता मिली। कब? चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो उस समय ये हुआ। अब चलते हैं, आपको अशोक और महान शासक तक पढ़ाने का प्रयास करूंगी और इसे समाप्त करूंगी। ये मैं बार बार इसीलिए लिखती हूँ ताकि आपको पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और अलग अलग चरण में चंद्रगुप्त आए, बुद्ध आए, ठीक है, इनके बारे में, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध कथा और महावीर और बुद्धगण व्यवस्था। काफ़ी बड़ा था ये क्वेश्चन। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, भगवत गीता, इसके बारे में आपको पता चले। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, पढ़ते हैं बुक से ही। ये देखिए, चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ये आपने कल पढ़ा दिया था, इसको अच्छे से समझ लीजिए। चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य का शास्त्र जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। कौटिल्य कहें या चाणक्य कहें, दोनों ही एक हैं। वह एक बुद्धिमान व कर्मठ व्यक्ति था। ये देखिए, एक बार और समझ लीजिए। शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाले रहता था और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय विद्यार्थी की तरह देखता था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये पढ़ा रही थी। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो उसे खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा भी समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक कार्य राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा उनके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे पदच्युत करके किसी अन्य को उसकी जगह पदासीन कर सकता है। ये मैंने आपको समझाया था। अब आया आपका अशोक, एक महान शासक। अशोक के बारे में जितना भी पढ़ा है, जाना है, काफ़ी एक महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जो शुरू की ज़िंदगी है वो थोड़ी अलग थी। वो सुन के लगता नहीं कि ये इस तरह के राजा पहले था। तो इसके बारे में पढ़ें आप लोग। 273 ईस्वी पूर्व अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इससे पहले वह भी पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के अंदर भारत का बहुत बड़ा हिस्सा आ गया था तथा उसका विस्तार मध्य एशिया तक ही गया था। दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे, लेकिन संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के उद्देश्य ने अशोक को प्रेरित किया और तुरंत उनके पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। फिर से देखिए, लेकिन संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत
इकट्ठा करने के उद्देश्य ने अशोक को प्रेरित किया और तुरंत उसने पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। अशोक का ये अभिलेख है, देखिए कैसे है, उसने ऐसे अभिलेख लिख लिख के हर जगह रखे थे। कलिंग युद्ध में जब अशोक का मन बदल गया था, देखिए कलिंग युद्ध में अशोक की सेना जीत गई, लेकिन भयंकर कत्लेआम को देखकर अशोक को बहुत पछतावा हुआ। उसे युद्ध से विरक्ति हो गई, उसे युद्ध एकदम से ऐसा लगा कि ये सब क्या है। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हम फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए और जो पत्थर तथा धातु खोदे गए। उसके बाद जब उसको विरक्ति हो गई ना कलिंग युद्ध के बाद से, तब से उसमें एक अलग अशोक पैदा हुआ जो महान शासक बना। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के बाद ही सम्राट अशोक ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन करना आरंभ कर दिया। वे मानने लगे कि सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। इन्होंने क्या किया इस युद्ध के बाद, जब उनको लगा कि क्या है, सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। ये देखिए अशोक के समय में निर्मित सांची स्तूप बना हुआ है। ध्यान से देखिए, ये स्तूप अशोक के बनाए हुए हैं। काफ़ी फरमान में आगे कहा गया है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहाँ तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्म संयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। ये कहा गया है फरमान में। अब देखिए, इस अद्भुत शासक को आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है। अशोक ने अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार, नेकी तथा सद्भाव के कार्यों तथा प्रजा के कल्याण के लिए सार्वजनिक कार्यों में समर्पित कर दिया। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्म को बराबर आदर और महत्व दिया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रखा हुआ था। एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिज़ाइन पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। इस शुरुआती मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। लगभग 41 साल तक लगातार शासन करने के बाद 41 साल शासन किया है। ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उनके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजारों नामों में जिनमें इतिहास के पन्ने भरे हैं, जिसमें बड़े बड़े राजे महाराजे शहंशाह नामी गिरामी शामिल हैं, अशोक का नाम आज भी भारतीय इतिहास के आकाश में एक सितारे की भांति चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। तो ये था आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में सांची के स्तूप, अशोक का अभिलेख, ये सब आपको मिला है। ठीक है, ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसमें मेन पॉइंट लिखे हैं। और कल मैं आपको प्रश्नोत्तर कराऊंगी बच्चों। शब्दार्थ पढ़ लीजिएगा और ये प्रश्नोत्तर, ठीक है, सब कुछ आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आंसर जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत के बारे में अनेक विद्वानों की कई मत है, उन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। कोशिश करूँ कि इस बुक से ही आपको क्वेश्चन मिल जाए, और अगर हो सकता है तो 2-4 आप खुद भी लिख सकते हैं। ये प्रश्नोत्तर आपको
सारे मैं करा दूँगी, ठीक है। इस तरह से समझे, आपका लेसन समाप्त हुआ है और आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा। नमस्कार।